हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करते हैं टॉप 10 डेली एवरीडे कर रहे हैं हम लोग। सितंबर फर्स्ट आ गया। अब हमारे पास 4 मंथ ही बचे हैं इस ईयर के। देखते देखते चला गया हमारा 8 मंथ्स। लेकिन ठीक है, करंट अफेयर हम कर रहे हैं, करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि विजन भी स्टार्ट करूँ, विजन का मैगजीन। लेकिन क्योंकि वो कॉपीराइट आ जाता है तो उसको मैं अलग से कंटेंट बनाऊँगा। जैसे आज मैंने कंटेंट बनाया, आज आपको देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। हैंड रिटन है ये पूरा। आप इसका पीडीएफ मेरे चैनल पे मिल जाएगा। कमेंट में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से ले लीजिए आप। एंड विजन कर लूँगा और मैं सोच रहा हूँ एडिटोरियल भी करूँ। तो लेट्स सी, अभी कुछ नया इनिशिएटिव लेके आते हैं। फ़िलहाल तो ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग टॉप 10 डेली। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। एंड सबसे पहले तो सिलेबस देख लेते हैं। आज काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं। अडानी वाला इशू है तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से शुरू से। पहला तो है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, अडानी वाले इशू पे ही जो अपोजिशन है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो क्या होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसको समझेंगे। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न है या फिर कन्वेंशन के थ्रू ये बनता है, पहले भी बन चुका है या नहीं, या पहली बार ऐसा डिमांड हो रहा है। तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी का पार्ट है। पॉलिटी भी नहीं, इसको और स्पेसिफिक कर देता हूँ मैं। फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर, आप देखेंगे मैं जो ये सिलेबस बताता हूँ आपको, ये मेंस के अकॉर्डिंग है। फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर्स आप देखेंगे जब आप यूपीएससी का सिलेबस निकालेंगे। ऐसे मैंने सिलेबस का भी एक वीडियो कवर किया, आप चाहे तो देख लें, डिटेल्ड है वो पूरा। उसमें फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है पेपर 2 में। स्पेशल सेशन, ये भी जीएस पेपर 2। स्पेशल सेशन बुलाया गया है क्यों, मानसून सेशन ख़त्म हो गया, फिर भी उसके बाद अभी स्पेशल सेशन रखा गया है आफ्टर मानसून सेशन। तो क्या स्पेशल सेशन का प्रोविज़न है, सेशन पार्लियामेंट के क्या होते हैं, सेम है। फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। अडानी इशू है तो अडानी इशू को समझेंगे, जीएस पेपर 3 का है। शॉर्ट सेलिंग, शेयर, स्टॉक मार्केट। अभी नया एक रिपोर्ट आया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट, एक जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म है उसके थ्रू, तो उसको समझेंगे। जीएस पेपर 2 इकोनॉमी का पार्ट है। सेबी इसमें इंक्लूड है, सेबी का रूल 19A क्या है वो सब समझेंगे। स्पेशल कोड फॉर एमपी एमएलए, ये जीएस पेपर 2, ये भी जो है जुडिशरी का पार्ट है। और ये समझेंगे कि इसके लिए कोई लॉ है, स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसे कोर्ट इस्टेब्लिश होता है। साउथ चाइना सी, अभी रिसेंटली एक चाइना ने मैप पब्लिश किया है जिसके अकॉर्डिंग साउथ चाइना को भी उसने अपने अंडर दिखाया है। तो उसका समझेंगे क्या इशू है। इंडोनेशिया, फिलीपींस और जो अलग अलग कंट्री है वो कैसे उसको मतलब उसके लिए कैसे प्रॉब्लमेटिक है, उसको समझेंगे। जीएस पेपर 2 आईआर। ज्योग्राफी भी होगा क्योंकि मैप देख लेंगे इसमें। जीएस पेपर 1 ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में बात की गई है, इकोनॉमी का पार्ट है। ओपन नेटवर्क आया था ई कॉमर्स साइट के लिए, और ई कॉमर्स का कितना मार्केट इंडियन इकोनॉमी में कितना वैल्यू है वो सब भी देखेंगे। तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको। कोर सेक्टर का अभी कोर सेक्टर में इंक्रीमेंट हुआ है उनके वैल्यू में, तो उसको समझेंगे। आईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को समझेंगे। जीएस पेपर 3 कोर इकोनॉमी है ये। नेक्स्ट फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात की गई है, जीएस पेपर 3 गवर्नमेंट बजटिंग। आप देखेंगे जो बजट है वो आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो बजट को पार्लियामेंट में समझाया गया है, लेकिन बजट को पार्लियामेंट में समझाया गया, बजट कैसे फंक्शन करता है, बजट कैसे पेश किया जाता है, उसका एक फंक्शनिंग को समझाया गया है। बट गवर्नमेंट बजटिंग जो है वो आप जीएस पेपर 3 में मेंशन्ड है स्पेसिफिकली यूपीएससी के सिलेबस में, तो पेपर 3 में रखेंगे इसको। रेनफॉल इन इंडिया आईएमडी ने बोला है कि इंडिया में हाई रेनफॉल आएगा या लो रेनफॉल आएगा, उसके बारे में। तो आईएमडी रेनफॉल कैसे फोरकास्ट करती है, डिफरेंट एलपीए क्या, लॉन्ग पीरियड एवरेज, जो की टर्म्स है ज्योग्राफी को लेके वो समझेंगे। ज्योग्राफी का पार्ट है ये, पेपर 1। रेमोन मैग्सेसे मिला एक डॉक्टर को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको आसाम के हैं वो, तो उसको समझेंगे कि रेमोन मैग्सेसे अवार्ड क्या है। थोड़ा कुछ फैक्ट्स है वो जान जाएंगे। इंडिया में भी मिला है बहुत लोगों को। अरविंद केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको मिल चुका है। जो पॉपुलर एक जर्नलिस्ट हैं रवीश कुमार, रिसेंटली उनको मिला था अभी, तो उसको समझेंगे। तो जीएस पेपर 1 अवार्ड्स में जाएगा ये। आर्ट एंड कल्चर अवार्ड्स ऐसा कुछ है, पब्लिक सर्विस में भी जा सकता है ये। चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कांग्रेस 6 जेपीसी। कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही है। कांग्रेस 6 जेपीसी प्रोब इनटू अडानी रो। अभी रिसेंटली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, क्योंकि अभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट आया इन्वेस्टिगेशन, उसमें फ्रेश चार्जेज लगा
अडानी ग्रुप के ऊपर। तो अभी अडानी ग्रुप को आगे टॉपिक में समझेंगे। तो अभी यहाँ अडानी को छोड़ते हैं, अभी जेपीसी को समझते हैं। जेपीसी क्या है? जेपीसी जो है पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप हो जाता है किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए। मेंबर, तो मेंबर दोनों हाउस से होंगे जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है। कोई फिक्स्ड मेंबर नहीं है कि 30 होंगे 40 होंगे, ऐसा कोई फिक्स्ड मेंबर नहीं है। डिजॉल्व हो जाता है जब टास्क कंप्लीट हो जाता है। रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होता। कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है, मान लीजिए किसी को बोला जाता है कि आपको उस जेपीसी के सामने आना है, बताना है, अपना एविडेंस देना है, एवरीथिंग, और वो नहीं आता है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ हाउस बोला जाता है। डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। किसी भी मिनिस्टर से चाहे तो जेपीसी इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि इस मिनिस्टर्स को बुला के कि ये इन्फॉर्मेशन चाहिए या ये डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ भी ले सकता है वो। टेक ऑरल और रिटन परमिशन, यानी ऑरल और रिटन परमिशन लेता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। जेपीसी आज तक 9 केसेस में बन चुका है। बोफोर्स स्कैंडल था राजीव गांधी के समय में। हर्षद मेहता पे तो मूवी भी बन चुकी है। केतन पारेख, ये दोनों शेयर मार्केट से रिलेटेड है। ओके, ये डिफेंस डील था। सॉफ्ट ड्रिंक पेस्टिसाइड 2003 में बना था ये। 2G स्कैम, जिस समय स्कैम की वजह से ही जो लास्ट यूपीए गवर्नमेंट थी वो पावर से निकल गई, करप्शन चार्जेस लगे और लोगों ने वोट नहीं दिया। चॉपर स्कैम 2013 में चॉपर स्कैम भी था। वीवीआईपी चॉपर स्कैम के बारे में था, उनके लिए हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए थे। उस पर लैंड एक्विजिशन 2015 में आया, उसमें भी जेपीसी बनाया जा चुका है, इस्टेब्लिश किया चुका है। एनआरसी जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, उसके लिए भी, और पर्सनल डेटा बिल जिसको गवर्नमेंट ने वापस ले लिया 2019 में, उसके लिए भी जेपीसी बना था। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि जेपीसी आज तक नहीं है। एग्ज़ाम में आ जाए कि देयर इज़ नो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेपीसी सो फार, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी 9 केसेस में जेपीसी इस्टेब्लिश किया जा चुका है। नेक्स्ट, क्योंकि इसके बाद अडानी वाला टॉपिक देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्पेशल सेशन वाला टॉपिक था तो इंक्लूड कर दिया मैंने पॉलिटी में ही इसको। इसमें क्या है कि स्पेशल सेशन लाया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि क्यों ये ला रहे हैं। एजेंडा भी नहीं तय है। हो सकता है कि G20 की बैठक होने वाली है अभी, समिट, तो उस पर बात हो, या कुछ और अडानी इशू पे हो सकता है बात हो, या चाइना ने न्यू मैप है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट थोड़ा सा इन सब चीज़ों को सीक्रेट रखती है, आसानी से पता नहीं चलता। इवन उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी पता नहीं होता कि एजेंडा क्या होने वाला है। तो काफ़ी डेमोक्रेसी थोड़ा सा कम है अगर हम ऐसे समझे। जैसे पहले क्या होता था, सोर्सेज के थ्रू बहुत सारा न्यूज जर्नलिस्ट को पता चल जाता था, अब जर्नलिस्ट को भी नहीं पता चलता। डिमोनेटाइजेशन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो कैबिनेट में जो पॉपुलर और पावरफुल मिनिस्टर होते हैं उनको भी नहीं पता था। तो सेम यही है, तो वो बताए भी नहीं है एजेंडा, और ठीक है, उनका ये अथॉरिटी है, वो चाहे तो बताएं चाहे तो नहीं बताएं। हमें समझना है सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है। आर्टिकल 85 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है सेशन ऑफ पार्लियामेंट। गवर्नमेंट करती है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, वो बताएगी कि क्या कब होना चाहिए, क्या डेट होगा, कैसे चलेगा, ये सब गवर्नमेंट के ऊपर है। तो जब डिसफंक्शन होता है पार्लियामेंट, जब देखते हैं बहुत सारा शोरगुल हो रहा है, ऐसा अपोजिशन पे एलिगेशन लगता है कि वो पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो चलेगा, पार्लियामेंट रन करने का सारा पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है, पार्लियामेंट के पास नहीं होता। नो फिक्स्ड कैलेंडर, कोई फिक्स्ड कैलेंडर नहीं है इंडिया में। 3 सेशन ऐसे कन्वेंशन के थ्रू चल रहा है। बजट, मानसून, विंटर। बजट जो है लगभग जनवरी एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक तक चलता है, यानी फेब से अप्रैल मान लीजिए। फिर उसके बाद मई जून ऑलरेडी गैप होते हैं, मई के फर्स्ट वीक तक चलता है, तो फिर उसके बाद जून गैप ही होता है, फिर जुलाई से अगस्त, फिर नवंबर दिसंबर ऐसा रहता है। एंड आफ्टर अक्टूबर के एंड में से लेके दिसंबर तक, जनवरी में गैप होता है, फिर फेब में स्टार्ट हो जाता है। कोरम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 1/10 होना चाहिए लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर राज्यसभा भी होगा, समन करना है तो 1/10, 550 मेंबर है तो 1/10 इसका होना चाहिए, यानी 55, और इसमें 250 है तो 1/10 होना चाहिए, यानी 25। ओके, आगे चलते हैं। अडानी शेयर्स फॉल ऑन एलिगेशन इन्वेस्टिगेटर हैड टाइज टू प्रोमोटर। अभी नया एक रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट का नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या है, ये रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट जो है उन्होंने, एक कंपनी एक फर्म है, उन्होंने निकाला। ऐसा कोई ऑफिशियल, मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि ये गवर्नमेंट फर्म है। इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म होता है हमारी कंट्री में, दुनिया में होता है। गवर्नमेंट के ऊपर जो भी करप्शन चार्जेस होते हैं, एलिगेशन, या गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो वो करते हैं। तो
तो उससे पे एक रिपोर्ट आया है। तो उन्होंने रिपोर्ट में क्या बताया, इससे पहले अडानी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, तो उन्होंने बताया था कि अडानी की जो कंपनी है वो शॉर्ट सेलिंग कर रही है, मार्केट मैनिपुलेट कर रही है, स्टॉक मैनिपुलेट कर रही है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि बिना शेयर को ओन किए, यानी बोरो ले लिया किसी का शेयर और उसको मार्केट में बेच दिया, इस मोटिव से बेचा कि आगे जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा, आगे जब शेयर का प्राइस घटेगा तो फिर ख़रीद लेंगे, ऐसा है, ठीक है, सॉरी। तो ये शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट में अभी जो आया उसमें क्या है, इसमें बताया गया कि 2 मॉरिशस बेस्ड फर्म है, फर्म्स 2 मॉरिशस बेस्ड फर्म्स है, कंपनी है, ओके। उन्होंने इन्वेस्ट किया और ट्रेड किया किसके, अडानी कंपनी के शेयर के। यूएई बेस्ड फर्म है जो कि अडानी के भाई ओन करते हैं, ओके। तो अडानी के भाई जो ओन करते हैं उस कंपनी में क्या हुआ कि उस कंपनी ने लगभग एडवाइजरी फ़ी के रूप में $1.4 मिलियन रिसीव किया। तो ये जो पूरा एक है, ये जो हुआ ये इंसिडेंट, ये जो है वो वायलेशन है सेबी के रूल का। सेबी का रूल है 19A 2010 में इसको इंक्लूड किया गया, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन 1957 में। ब्रीच ऑफ 70%, ये क्या ये रूल बोलता है कि पब्लिक लिस्टिंग में 25% शेयर रखना होता है, 25% शेयर, पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% रखना मस्ट है इस रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन और इस रूल में पब्लिक जो डिफाइन है वो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप होगा उस कंपनी का, लेकिन फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए। तो अब तो यहाँ उनके भाई ही हैं। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो ऑलमोस्ट 78% है। तो 75% का जो ब्रीच है, यानी 25% तो आप पब्लिक शेयर होल्डिंग में देंगे, बचेगा 75%, इतना ही रखना है। लेकिन ऑलरेडी 78% का ये इन्वेस्टमेंट है, इट मीन्स कि ये ब्रीच है 75% का। तो ये एलिगेशन है। हालांकि सेबी ने क्लीन चिट भी दे दिया बहुत सारी चीज़ों में। और दूसरा जो ये रिपोर्ट लेके आई है इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के थ्रू, सेबी उसको अभी तक अनर्थ नहीं कर पाया था। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्या जो इंस्टीट्यूशन है वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। तो यही एलिगेशन अपोजिशंस लगा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में जो 2G स्कैम था उसमें था कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, या बोफोर्स का स्कीम राजीव गांधी के समय, अभी भी प्रधानमंत्री स्पीच में आते हैं तो बोफोर्स को लेके बोलते हैं राजीव गांधी के समय में। तो सेम अपोजिशन अभी ऐसा एलिगेशन लगा रही है कि गवर्नमेंट ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही है, इवन जो इंस्टीट्यूशन है वो भी ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही है अडानी को, अडानी जबकि वायलेशन किए जा रहे हैं रूल्स को लेके। बहुत सारा ऐसा चेंजेज है जो अडानी पे एलिगेशन लगने के बाद अमेंड किया गया ताकि उनको उससे निकाला जा सके, ऐसा एलिगेशन है अपोजिशन के द्वारा। तो हमें बस इतना ही जानना है। शॉर्ट सेलिंग किया, शॉर्ट सेलिंग मैंने आपको बताया कि शॉर्ट सेलिंग का एलिगेशन था हिंडनबर्ग के द्वारा। लाइक शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि किसी भी शेयर को बोरो कर लेना किसी दूसरी कंपनी से, ख़रीदना नहीं, ओन नहीं करना, और उसको मार्केट में बेचना ये सोच के कि जब उसका प्राइस कम होगा तो फिर हम उसको वापस में ख़रीद लेंगे। जब हायर प्राइस है तब उसको फिर से बेच दिया मार्केट में, जब कम होगा तो ख़रीद लेंगे, ओके। तो ये एक इशू था इसको लेके। तो इसको हम ज़्यादा इसमें इतना टेक्निकल नहीं समझना है, जितना मैंने बताया ये इशू चल रहा है। अब मतलब इस न्यूज़ का कोई मतलब है नहीं। यूपीएससी में आने का चांस होगा, शॉर्ट सेलिंग आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या आ सकता है। या फिर आप समझिए कि यूपीएससी में क्वेश्चंस आएगा तो सेबी आएगा। सेबी क्या है, सेबी कैसे रेगुलेट करती है स्टॉक को, शेयर को, सेबी ही रेगुलेट करती है स्टॉक को, शेयर को। तो जब एग्ज़ाम में आएगा तो हमें इन सब चीज़ों को जानना है। लेकिन न्यूज़ में है ये, और हमें जानना चाहिए एज ए करंट अफेयर कि क्या चल रहा है, तो मैंने डाल दिया, ठीक है। अभी ये टॉपिक देखते हैं सब। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि स्पेशल कोर्ट वर्डिक्ट जो है उसको एग्जामिन करेंगे वो। द मद्रास हाई कोर्ट हैड डिसाइडेड टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ ऑल जजमेंट इन MP MLA केसेस पास सो फार बाय द स्पेशल कोर्ट इन तमिलनाडु के द्वारा। उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं हो कि पब्लिक डिस्कोर्स में ऐसा जाए कि वो पपेट हैं, यानी जुडिशरी में उनका ट्रस्ट कम हो, तो वो देखना, एग्जामिन करना चाहते हैं। स्पेशल कोर्ट्स क्या है उसको समझते हैं। 2017 में सेटअप हुआ SC के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, फिर सेटअप किया गया। 12 स्पेशल कोर्ट लगभग 11 स्टेट्स में सेटअप किया गया तब, ओके। जुरिस्डिक्शन क्या है, जिस स्टेट में होगा तो उस स्टेट का पूरा, जैसे ये तमिलनाडु का है तो तमिलनाडु का पूरा। ओनली कंस्टिट्यूट बाय स्टैट्यूट, नॉट बाय एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के द्वारा नहीं, स्टैट्यूट के द्वारा किया जा सकता है। शुड बी ऑफेंस सेंट्रिक, नॉट ऑफेंडर सेंट्रिक। ऑफेंस सेंट्रिक का मतलब है कि मान लेते हैं कोई पॉक्सो के अंदर आता है,
कोई एमपी जो है वो पॉक्सो के अंदर एलिगेशन, जैसे ब्रिजभूषण वाला केस है अभी जो रेसलर्स ने लगाया हुआ है ब्रिजभूषण एमपी पे, तो यानी जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे उस पर लगाया, एज एन एमपी नहीं लगाया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे इसलिए लगाया। तो उनके ऊपर लगा हुआ है कि वो जो है सेक्सुअल हरासमेंट चल रहा था या जो भी था, तो पॉक्सो के अंदर आ गया वो। तो पॉक्सो का केस के लिए स्पेशल कोड पॉक्सो के लिए जो बना हुआ है उसके अंदर ही होगा, यानी ऑफेंडर सेंट्रिक नहीं होगा। यानी ऑफेंडर एमपी है तो इसका मतलब नहीं उसको स्पेशल कोड्स एमपी में ले जाएंगे। ऑफेंस क्या है पॉक्सो, तो वो पॉक्सो के लिए होगा, स्पेशल उसके लिए कोई कोड इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये इतना ही है, स्पेशल कोर्ट्स इतना जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, एससी ऑर्डर के थ्रू हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप होता है। ये एग्ज़ाम में आ जाए सीधा स्टेटमेंट, तो हमें नहीं उतना जानना है, तो बस इतना समझिए और कुछ भी नहीं है उसको। आगे चलते हैं। इंडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया प्रोटेस्ट चाइनाज मैप। चाइना ने न्यू मैप स्टैंडर्ड मैप फॉर 2023 ये अभी पब्लिश किया। इसमें क्या है कि चाइना ने बताया कि चाइना का जो बॉर्डर है वो ऑल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पूरा, अक्साई चीन आपको पता है कि ये है अक्साई चीन। ओके, तो ये अक्साई चीन वाला पार्ट है। उसके बाद एज वेल एज इंटायर साउथ चाइना सी को इसने अपना बता दिया है। ये आप देखिए यहाँ पे इंडिया का ये पूरा इसने क्या किया है, पूरा अरुणाचल प्रदेश इसने अपने में बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप आएंगे तो इंडिया का यहाँ ये देखिए आप ऐसे और इसको इधर से ले आएँ तो ये जो पूरा अक्साई चीन है इसने अपने अंडर बता दिया। तो ये और ऊपर से ही आप इधर आए तो पूरा साउथ चाइना सी आप देखिए पूरा इसने अपने अंडर बता दिया चाइना ने। तो फिर फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया ने प्रोटेस्ट किया है, इशू चल रहा है। क्लेम आप देखिए, क्लेम जो साउथ चाइना सी में 6 साउथ ईस्ट एशियन नेशन है और चाइना है जो क्लेम करता है। स्पार्टी आइलैंड है, पार्सल है, स्कारबोरो है चाइना में। जैसे कि ब्रुनोई बोलता है पार्सल आइलैंड में उसका ये वाला पार्ट और स्पार्टी को। फिलीपींस इतना सा पार्ट ये बता रहा है, चाइना तो पूरा ही बता रहा है। चाइना का क्लेम टेरिटरी आप देख लीजिए क्योंकि ऑयल गैस फील्ड है इसीलिए। फिर ये ताइवान बता रहा है, ये मलेशिया, वियतनाम, तो 6 कंट्री इसमें इंक्लूड है। आप इसमें अगर आप आएँ तो जो फिलीपींस ने बोला इट रिजेक्ट्स द 2023 का जो मैप अभी लॉन्च हुआ है, पब्लिश हुआ है, उसको नहीं मानते वो, जिसमें कि 9 डैश लाइन को भी इसमें इंक्लूड किया गया। 9 डैश लाइन क्या है, तो 9 डैश लाइन यहाँ देखिए ऐसा चाइना ने बनाया 9 डैश लाइन कि इसके अंदर जितना कुछ है सब चाइना का है, चाइना ने ऐसा बोला है। ये चाइना के द्वारा वर्चुअल लाइन बनाया गया है, आर्टिफिशियल। उसके बाद मलेशिया ने भी रिजेक्ट किया और बताया कि यूएन क्लॉज के अंदर जो भी होना चाहिए वो यूएन क्लॉज के अंदर होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो पहले तो क्लेम 3 आइलैंड के ऊपर क्लेम है, देखते हैं किसका किसका। पार्सल पे है चाइना, ताइवान, वियतनाम का, ये वियतनाम है। स्पार्टली पे है चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनोई, फिलीपींस का। स्कारबोरो सोल पे है फिलीपींस का, चाइना का और ताइवान का। यूएन क्लोज क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी क्या है, 1982 ओनली कन्वेंशन है जो मैरीटाइम स्पेसेस को के लिए है। ये मैरीटाइम स्पेसेस को 5 जोन में डिवाइड करता है। इंटरनल वाटर पहला, ये इंटरनल वाटर, एक सेकेंड इसको ब्लू कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। इंटरनल वाटर 1, टेरिटोरियल सी 2, कंटिगुअस जोन, हाई सी, ओके। एंड दूसरा आप देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो 1 2 3 4 5 जोन में डिवाइड करता है। तो ये तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, आप देख रहे हैं ये बेस लाइन है यहाँ से। तो आप एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, बेस लाइन से लेकर जो नेशनल स्पेस है, बेस लाइन से लेकर के यहाँ तक हाई सी तक, ओके। उसके बाद जो टेरिटोरियल सी है वो 12 नॉटिकल माइल तक। फिर आप कंटिगुअस जोन है वो भी 12 नॉटिकल माइल तक, यहाँ से लेके जोन तक। ये इंटरनेशनल स्पेस है, इसमें कोई भी आ जा सकता है, नेशनल स्पेस में परमिशन लेना मस्ट है। तो ये पूरा यूएन क्लॉज ने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो चाइना उसको वायलेट कर रही है। तो ऐसा मतलब जो प्रोटेस्ट किया है जो इंडिया, इंडोनेशिया ने, मलेशिया ने, फिलीपींस ने। तो ये पूरा मैप है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल लिंक है, आप वहाँ से जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा। ओएनडीसी ने एक पाइवेटल फोर्स सेटअप टू एनहेंस। ओएनडीसी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है डिजिटल कॉमर्स के लिए इंडिया में, ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए। यानी ये लगभग $3.5 बिलियन का जो मार्केट है वो कॉमर्स सेक्टर का, डिजिटल कॉमर्स सेक्टर का, ई कॉमर्स का बढ़ जाएगा इसकी वजह से, ऐसा डिलोइट ने बोला है।
ओएनडीसी फ्रेमवर्क इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को के अकॉर्डिंग फ्रेम्ड है, ये बहुत सारा कुछ। एग्रीकल्चर फ्रंट पे ये कैसे हेल्पफुल है, तो आप देखिए एग्रीकल्चर फ्रंट पे ये ओएनडीसी फार्मर्स कुड गेन डायरेक्ट एक्सेस टू बायर्स वाइल फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैन एस्टेब्लिश डायरेक्ट कनेक्शन विद पोटेंशियल क्लाइंट्स। ओके, अभी इसमें एक फैक्ट्स है, उसको याद कर लीजिए। आप कोई भी आर्टिकल उठाते हैं उसमें एक दो फैक्ट्स होता है, बस हम मुझे एक दो लाइन से हम लोगों को मतलब होना चाहिए, एग्जाम में आ जाए। ई कॉमर्स रिप्रेजेंट जस्ट अबाउट 4.3% ऑफ रिटेल कॉमर्स इन इंडिया। एग्जाम में आ जाए कि मोर देन 25%, तो गलत हो जाएगा। लेस देन 10%, लेस देन 5% है, तो हमें याद रखना है। ओएनडीसी काम कैसे करता है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का ये इन्फोग्राफिक था, मैंने वहाँ से उठा लिया। ओपन नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल जो कि है वो अभी लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। बायर और सेलर कैन ओनली इंटरेक्ट विथ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। कंज्यूमर है, मान लीजिए बायर ऐप है, बायर ऐप इसके पास भी है, इसके पास अमेजॉन है, इसके पास सेलर है, और ये सेलर जो है यहाँ पे अपना प्रोडक्ट डाला प्लेटफॉर्म पे, कंज्यूमर ने खरीदा। लेकिन ओएनडीसी क्या करती है, कंज्यूमर है, ये बायर ऐप, बायर ऐप, बायर ऐप, 3-4 तरह का बायर ऐप है। ओपन नेटवर्क है, ओके। सेलर ऐप, ये सेलर है यहाँ पे, तो कोई किसी से भी खरीद सकता है। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, आप अमेज़ॉन पे रजिस्टर्ड हैं और आपने देखा कि आपको फ्लिपकार्ट पे, आप अमेज़ॉन पे आपने कुछ देखा, एक लैपटॉप देख रहे हैं आप, लैपटॉप की प्राइस अमेज़ॉन पे 30,000 है और फ्लिपकार्ट पे वो 25,000 का है, लेकिन आपको फ्लिपकार्ट से खरीदना है। लेकिन आप रजिस्टर्ड हैं अमेज़ॉन पे, तो आप फ्लिपकार्ट से नहीं खरीद सकते। लेकिन ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में ऐसा नहीं है, आप जहाँ से चाहें खरीद सकते हैं। आपका जो एंड टू एंड कनेक्शन होगा वो सीधा ओएनडीसी से होगा, बीच में कोई नहीं आएगा मीडिएटर, ठीक है। ओएनडीसी 2021 में लॉन्च किया गया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री, दैट्स इट, इतना ही समझना है। कोर सेक्टर अभी 8% ग्रू किया है, मतलब बढ़ा है। आउटपुट्स रैंक 2.2% फ्रॉम जून्स लेवल। तो इंडिया में 8 इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है जो ग्रोथ दिखाता है 14, ये अभी जुलाई का ये रिपोर्ट आया। हमें कोर सेक्टर समझना है, कोर सेक्टर क्या है, बाकी ये फैक्ट्स कोई मतलब नहीं है, हमेशा रिपोर्ट आता रहता है इसका। कोर सेक्टर क्या है, टोटल 8 है। पहला रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। 40.27% वेटेज है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, वो मेजर करता है जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, ये पूरा 8 का। बेस ईयर 2011-12 रखा गया इसका। कंपाइल कौन करता है, तो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ब्रॉड सेक्टर, यूज्ड बेस्ड सेक्टर। ब्रॉड में माइनिंग है, मैन्युफैक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है। यूज बेस्ड में बेसिक गुड, कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड्स है। अब इसको एग्ज़ाम आप जाएं अभी गूगल पे सर्च करें, 2015 में क्वेश्चन आया, 2015 PYQ यूपीएससी में आया है प्रीलिम्स में। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल और फर्टिलाइज़र, इन चारों में हाईएस्ट वेटेज किसका है, IIP में, ऐसा बोला गया। तो क्योंकि यहाँ पे 8 है तो ज़रूरी नहीं आपको 8 ही दिया जाएगा, तो कोई भी 4 है। अब इसमें आप देखिए मैंने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया है, सबसे ज़्यादा रिफाइनरी का, फिर इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ऑप्शन में 4 ही था, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, फर्टिलाइजर। तो इन चारों में कौन है सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो 2015 PYQ में आया हुआ है, अगर आप देखेंगे गूगल पर सर्च करके या आपके पास है तो आप देख लीजिए। इसमें इतना ही जानना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिस्कल डेफिसिट touched 33.9% ऑफ फाइनेंशियल 2014 टारगेट एट द एंड जुलाई। CGA का डेटा है, तो अब CGA क्या है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का है। तो इन्होंने बताया कि फर्स्ट 4 मंथ में लगभग 33.9% हो गया है। डेफिसिट भी है, बजट एस्टिमेट जो हुआ था, हमें फिस्कल डेफिसिट को समझना है क्या है। इकोनॉमी का टर्म आ रहा है तो मैंने कवर कर दिया ताकि आपका स्टैटिक कवर होता जाए। इकोनॉमी में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक ही आते हैं, और अगर इसमें हमें कुछ फैक्ट्स मिल जाता है, जैसे बजट 2023-24 में होगा, तो वो मैं आपको उसके साथ कवर कर दूंगा ताकि वो आपका जो फैक्ट्स है इकोनॉमी का वो कवर हो जाए विद स्टैटिक्स। तो इकोनॉमी में ऐसा कोई बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं आता है, कंसेप्चुअल आता है, हम कंसेप्ट को समझेंगे। फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो टोटल रिसिट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड बोरोइंग्स को छोड़ के ऐड करेंगे तो सारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर लेस करेंगे क्या, रिवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट जो नॉन डेट है, फिस्कल डेफिसिट होगा। हम यहाँ पे सारा कैपिटल रिसिट्स लेंगे बट डू नॉट इंक्लूड, बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते हैं। एग्जाम में आए तो बोरोइंग एक्सक्लूड होगा, विथ बोरोइंग तो गलत हो जाएगा। डेफिसिट टाइप्स है, बजट, फिस्कल, रिवेन्यू, प्राइमरी, इफेक्टिव। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, मैंने नीचे भी समझाया, वो भी मैं आपको समझा दूंगा।
फिशल डेफिसिट का रोड मैप देखिए एज परसेंटेज ऑफ जी 2017-18 में बजट का एस्टिमेट 3.2 रखा गया, एक्चुअल 3.5 चला गया। 2018-19 में 3.3 था, 3.4 हो गया। 19-20 में 3.3, 4.6 ज़्यादा हो गया। 2021 में और 21-22 में 6.8, 6.7 कम हुआ। अभी 22-23 का रिपोर्ट नहीं है और 23-24 का लगभग इतना। तो ट्रेंड आप देखिए क्या है, 6.7 था, 6.7 यहाँ 21 से है। फिर रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 2023-24 में आया, 6.4 हो गया 22-23 में, 22-23 में रिवाइज हुआ 6.4 और 23-24 में रिवाइज है 5.9 का, यानी कम घट ही रहा है ये। ओके, तो हमें की टर्म समझना है। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रिवेन्यू डेफिसिट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिट्स, सिंपल। प्राइमरी डेफिसिट आया हुआ है ये फिशल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो इंटरेस्ट लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसको भी माइनस कर दें, जो बचेगा फिशल डेफिसिट वो होगा प्राइमरी डेफिसिट, और फिशल डेफिसिट ऊपर मैंने आपको बताया। इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट क्या है, जो रिवेन्यू डेफिसिट हो रहा है और उसमें से क्या करेंगे, जो भी कैपिटल एसेट के लिए स्टेट को दिया है ग्रांट जो वापस नहीं आने वाला है उन सबको माइनस कर देंगे। ये सजेस्ट किया गया था रंगराजन कमेटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर पर रंगराजन कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, उसमें सजेस्ट किया गया था। इंडिया सी द लोएस्ट ऑगस्ट रेनफॉल इन अ सेंचुरी IMD। इंडिया में रेनफॉल किसकी वजह से, तो एल नीनो की वजह से। ऐसा बोल रहा है कि वाइल द स्ट्रेंथनिंग ऑफ एल नीनो एंड अनफेवरेबल कंडीशन इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ऑगस्ट रेनफॉल हैज़ बीन मार्कली डेफिशिएंट इन मोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि कम होगा एल नीनो की वजह से। ऐसा है, एल नीनो अभी समझाते हूँ मैं आपको एल नीनो क्या है, यहाँ पे वैसे समझाया हुआ है लेकिन हम समझेंगे। IMD ने बोला ओनली जुलाई 31 इंडिकेटेड दैट ऑगस्ट रेनफॉल वुड बी बिलो नॉर्मल। अब ये भी समझेंगे कि IMD रेनफॉल को किन किन कैटेगरी में डिवाइड करता है, वो सब समझेंगे अभी नीचे। पहले ये समझते हैं कि एल नीनो क्या होता है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, इक्वेटोरियल विंड्स जो है वो गैदर होता है वार्म वाटर पूल टुवर्ड द वेस्ट, वेस्ट की तरफ वार्म वाटर पूल, यहाँ पे वार्म बना रहा है, यानी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के समय पास, जहाँ पे इंडिया, जहाँ से इंडिया बहुत नियर है। तो जब ये वार्म होगा और ये कोल्ड होगा, यानी कि कोल्ड वाटर अलॉन्ग साउथ अमेरिकन कोस्ट, पेरू के पास जो है वो कोल्ड वाटर होता है। तो वार्म से साउथ किसकी तरफ जाएगा, आप देखिए वार्म से जाएगा ये, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई या हाई कंसंट्रेशन से लो, तो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, मानसून अच्छा होगा, लेकिन जब इधर वार्म नहीं होगा इधर वार्म होगा, तो अब क्या है कि ये उल्टा जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वो इंडियन मानसून को इम्पैक्ट करेगा। ला नीना आता है, ला नीना कंडीशन क्या है, ट्रॉपिकल पैसिफिक जो है वो शिफ्ट होता है रेनफॉल पैटर्न में, उसके वजह से ये होता है जस्ट अपोजिट, वही एल नीनो का ला नीना। नॉर्मल ईयर्स को बोल रहे हैं ला नीना और एल नीनो को बोल रहे हैं हम एल नीनो, जो भी है नाम, ठीक है। तो इसमें ला नीना के समय में देखिए आप, जो पूरा वर्ल्ड मैप है उसमें आपको दिख रहा है कहाँ ड्राई होगा कहाँ, तो ला नीना के समय में क्या होगा, तो आप देखिए ला नीना के समय में इधर वेट होगा, वेट मतलब रेनफॉल होगा। जब रेनफॉल होगा तो इसका इम्पैक्ट जो है इंडिया पे भी पड़ेगा, ये रहा इंडिया में भी वेट होगा जून टू सितंबर, ड्राई होगा अक्टूबर से दिसंबर के समय में, और इधर जो होगा यहाँ ड्राई होगा यहाँ वेट होगा। तो ये पूरा ऐसा समझाया गया है इसमें। IMD 1875 में इस्टेब्लिश हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, मेंटेन 5 रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करता है, नॉर्मल, नियर नॉर्मल, बिलो नॉर्मल, अबव नॉर्मल, डेफिशिएंट, एक्सेस। नॉर्मल क्या है, जो रेनफॉल का डिपार्चर होगा वो LPA, लॉन्ग पीरियड एवरेज जितना है उससे प्लस या 10%, प्लस माइनस 10%। लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है, जो रेनफॉल है उसको रिकॉर्ड करना है किसी पर्टिकुलर रीजन में फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, लॉन्ग मतलब 30-35 साल के लिए, 50 साल के लिए, 50 ईयर्स के लिए, ऐसा कुछ इतने दिन का रिकॉर्ड रख रहे हैं कि क्या रहा है। बिलो नॉर्मल तो LPA के रिस्पेक्टिव में ऐसे समझाया गया। तो 5 मेंटेन करता है कैटेगरी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का IMD मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, और ये सब वेदर फॉरकास्ट, सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक सबके बारे में ये डेटा प्रिडिक्शन देता है, ठीक है। अभी ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं उनको मिला है रैमन मैग्सेसे अवार्ड्स। तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं R. रवि कन्नन असम में जो डायरेक्टर हैं
किसके, कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के। उनको मिला रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड फॉर 2023। इमर्जिंग लीडरशिप के लिए दिया जाता है ये। पहले कैटेगरीज था लेकिन अब कैटेगरी नहीं है। अब किसी भी फील्ड में इमर्जिंग लीडरशिप अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको मिलता है। क्रेडिटेड विद द रिवोल्यूशनाइजिंग कैंसर ट्रीटमेंट इन असम थ्रू पीपल सेंट्रिक। अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड है बहुत अच्छा सा, आंसर में यूज़ कर सकते हैं। पीपल सेंट्रिक एंड प्रो पीपल हेल्थ केयर। तो इस हेल्थ केयर को हटाइए, सीधा लिखिए पीपल सेंट्रिक एंड प्रो पुअर पीपल पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, स्कीम्स। एग्ज़ाम में आप डालेंगे कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम्स, पीपल सेंट्रिक जो है उनको स्कीम्स निकालना चाहिए। फार्मर सेंट्रिक आप लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी कैसा होना चाहिए, पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, प्रो पुअर होना चाहिए। तो ये आपको 2 कीवर्ड्स यहाँ मिल जा रहा है। CCHRC जिसके वो डायरेक्टर हैं कैंसर हॉस्पिटल, वो फ्री और सब्सिडाइज्ड कैंसर केयर ट्रीटमेंट देता है 5000 न्यू पेशेंट को एनुअली, कैटरिंग टू अप्रॉक्सीमेटली 20,000 पुअर पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट्स एंड फॉलोअप्स। ये ऐसा है, ठीक है। रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड 1957 में आया। 3rd प्रेसिडेंट जो फिलीपींस के हैं उनके नेम के ऊपर रखा गया है। एनुअली दिया जाता है फील्ड ऑफ इमरजेंट लीडरशिप में। एक इसमें क्या क्या मिलता है अवार्डी में, एक सर्टिफिकेट, दूसरा मेडल और कैश प्राइज़ भी होता है। इतना ही जानना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज का सेशन ख़त्म हुआ, थैंक यू। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल कमेंट बॉक्स में है। ऐसे टेलीग्राम चैनल जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही है, नो अबाउट UPSC बाय सोनल। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ अगर आप नए हैं। और कल वाला भी वीडियो अपलोड है ऑलरेडी। आज का वीडियो जल्दी अपलोड हो रहा है, कोशिश करूँगा और जल्दी अपलोड करूँ मॉर्निंग में 8-9 बजे से पहले। जैसे जैसे टाइम मैनेज होता है मैं करता हूँ इसको। थैंक यू।